Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 8th of September 2020 Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. 26 sectors identified for restructuring. If you have remembered the news that we have discussed before 2 or 3 days, that both Finance Ministry as well as Reserve Bank of India is planning to restructure the stressed bank loan because of COVID-19 पैंडेमिक. तो कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कमेटी अपॉइंट करी थी, एक्सपर्ट की कमेटी फॉर प्रोवाइडिंग अ रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क ऑन स्ट्रेस्ड बैंक लोन, तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और एज पर दैट कमेटी 26 सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अफेक्टेड और बफेटेड बाय कोविड-19. 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं उस एक्सपर्ट कमेटी ने. And all the major findings of the committee have already been accepted by RBI. और उसी सारे रिकमेंडेशन के बेसिस पर RBI ने मंडे को एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें RBI ने वो सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं फॉर ऑल दोज लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो लोन ग्रांट करते समय सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने हैं. तो जिस रिपोर्ट का बहुत टाइम से वेट हो रहा था, दिस वाज अ मच अवेटेड रिपोर्ट. एज पर दैट रिपोर्ट, रिटेल, होलसेल ट्रेड, रोड्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो हार्डेस्ट अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक. वाइल अदर सेक्टर दैट आर प्रीवियसली under stress were non-banking financial companies, NBFCs, power, steel, real estate. All these sectors have also been included under the list of affected sector by कोविड-19. तो जो ऐसे सेक्टर जो कोविड से पहले भी अंडर स्ट्रेस की कंडीशन में थे और कोविड की वजह से उनकी कंडीशन और मिजरेबल हो गई या जो उनकी क्राइसिस थी वो और ज़्यादा वर्स्ट हो गई, उन सारे सेक्टर्स को भी RBI ने 26 सेक्टर्स की लिस्ट में इंक्लूड किया है. Apart from these, auto, real estate and aviation, agriculture, food, pharma, IT, all other sector जो कि कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुए हैं या कम अफेक्ट हुए हैं, उनको भी इस 26 सेक्टर की लिस्ट में इंक्लूड किया गया. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑटो, रियल स्टेट और एविएशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से. ऑन द अदर हैंड, एग्रीकल्चर, फूड, फार्मा, IT, ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुए हैं, बट RBI की लिस्ट में इन सारे सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है. हालांकि इस एक्सपर्ट कमेटी ने अभी तक लोन का अमाउंट डिसाइड नहीं किया कि कितने अमाउंट का लोन जो है जिस उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करी जाएगी. लोन amount is still not decided, but committee has given the recommendation basing itself on different parameters such as discussion with stakeholder, rating agencies and going through the financial reports of all affected companies. तो ये सारे parameters जो है वो एक्सपर्ट पैनल ने यूज़ किए थे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ अफेक्टेड सेक्टर, जिसमें 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस न्यूज़ से ये बनते हैं कि इस कमेटी का नाम था, कमेटी को किसने हेड किया था, कमेटी को किसने अपॉइंट किया था, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस कमेटी. तो ऑल दीज पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर एनी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेंगे. इस कमेटी को न्यू डेवलपमेंट बैंक के फॉर्मर चीफ KV कामत ने हेड किया था एंड दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय RBI एंड अपॉइंटेड फॉर व्हाट? फॉर आइडेंटिफाइंग द सेक्टर which were severely affected by COVID-19 in order to provide the loan restructuring facilities so that all business comes under these sector become viable. तो अगर हम ये बात करें कि जितने 26 सेक्टर कमेटी ने, एक्सपर्ट कमेटी ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनका कितना लोन बैंकिंग सेक्टर में ड्यू है. तो अगर हम लोन की बात करें जो की इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई हैं, तो हम देख सकते हैं रिटेल ट्रेड जो है वो उसका सबसे ज़्यादा लोन बैंकिंग सेक्टर में ड्यू है, अप्रॉक्सीमेटली 2.87
trillion, followed by wholesale trade, road, textile, engineering, petroleum, coal and production, ports, cement, chemical, tourism, hotel and restaurant. तो ये आप amount read indicates the amount that is due with banking sector. तो retail state जो है वो retail trade जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर आप ये कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा पोर्शन का जो लोन है वो बैंकिंग सेक्टर में ड्यू है. अपार्ट फ्रॉम द गिवन सेक्टर, कुछ सेक्टर तो ऐसे थे जो कोविड-19 के पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में चल रहे थे और कोविड-19 ने उनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन को और ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना दिया है, जैसे कि NBFCs, पावर, स्टील, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन. तो अगर हम सारे सेक्टर को कंबाइन करें तो हमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ड्यू है, डेट ड्यू है, वो NBFCs का है, दैट इज़ 7.98 ट्रिलियन. तो अगर हम इन दोनों ही सेक्टर को आइडेंटिफाई कंबाइन करें तो सबसे ज़्यादा NBFCs हैं जिनका अमाउंट ड्यू है एज अ लोन इन बैंकिंग सेक्टर. और इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 72% ऑफ banking sector debt analyzed has been impacted by COVID-19 pandemic. तो जितना लोन ड्यू है इसमें अप्रॉक्सीमेटली और मोर देन 70% जो लोन है वो COVID-19 की वजह से इम्पैक्ट हुआ है. मीन्स अगर इस COVID-19 की सिचुएशन को हटा दिया जाए या COVID-19 नहीं आता तो अप्रॉक्सीमेटली 30% लोन जो होता वो नॉर्मल सिचुएशन या बिजनेस अनवाइबिलिटी की वजह से NPA में टर्न अप होता, लेकिन अब 70% जो लोन है वो कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट कर रहा है. तो अब इस रिपोर्ट के बाद केवी कामत जो हेडेड कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के बाद अब बैंक्स किस तरह से लोन रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस में जाएंगे, RBI कितने परसेंटेज ऑफ लोन को बैंक की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अलाउ करेगा, किन किन कंपनीज़ के लोन को अलाउ करे, कंपनीज़ की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करी जाएगी, ये फ्यूचर में देखने वाली बात है. फिलहाल के लिए 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI पॉन्डर कर रही है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक व्हीकल. तो कल इंडिया ने DRDO डेवलप हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HSTDV भी बोलते हैं, उसका टेस्ट किया. कहाँ से टेस्ट किया? APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो कि उड़ीसा में है, और एक एलाइट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया आफ्टर सक्सेसफुली टेस्टिंग द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, जिसमें केवल 3 कंट्रीज ही आते हैं, रशिया, USA एंड चाइना. So finally India has developed the hypersonic air breathing scramjet vehicle close to very top and joined the elite group of Russia, USA and China, and it will give the cutting edge military technology and competency to defense and security of India. तो ये बहुत important question है इस बार के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है, किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स क्या था, कितनी स्पीड से व्हीकल कितने ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई किया है, कितने टाइम के लिए. तो दिस कुड कॉन्स्टिट्यूट द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम. तो इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अ फैक्ट बेस्ड न्यूज़, तो इसमें आप फैक्ट को याद कर लीजिएगा. इंडिया 4th कंट्री बन गया है आफ्टर टेस्टिंग दिस कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी. 3 कंट्रीज पहले कौन से थे? रशिया, USA एंड चाइना, जिनके पास हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट व्हीकल था. इंडिया ने भी सक्सेसफुली मंडे को उसको लॉन्च कर लिया और इंडिया के व्हीकल ने अप्रॉक्सीमेटली 6 मैक की स्पीड से 22 सेकेंड तक 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई किया. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. आफ्टर 40% राइज इन Q1 कैपेक्स ड्रॉप इन जुलाई. जैसा कि हम सभी जानते हैं Q1 का जो डेटा आया है इंडिया की GDP का, दैट इज़ नॉट वेरी मच अप्रिशिएटिंग. अप्रॉक्सीमेटली 24% का कॉन्ट्रैक्शन GDP में देखा गया है. लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स की बात करें तो डेटा ये शो करता है कि
सेंटर ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो भी टारगेट्स रखे थे उन टारगेट्स को स्लाइटली अचीव किया है. सेंटर हैज़ वॉक्ड द टॉक ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर द डेटा रिफ्लेक्ट और शोड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट. तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के डेटा के अकॉर्डिंग कैपेक्स फॉर अप्रैल एंड जून was 40% higher than the same period last year. तो अप्रैल से जून तक के मंथ में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 88,000 करोड़ का हुआ है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा है. तो इस न्यूज़ को समझने से पहले आज का क्वेश्चन आपका ये है कि आप मुझे बताएंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, इनका बेसिक मैंडेट क्या होता है. व्हाट इज़ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट एंड व्हाट आर द बेसिक मैंडेट ऑफ CGA. आप देख लेते हैं न्यूज़. तो 40% इंक्रीमेंट देखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में एज पर अप्रैल एंड जून क्वार्टर. हालांकि अगर जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई मंथ में वो जो गैप है पिछले साल के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम है, 4%. कैपेक्स इन जुलाई वॉज 23,000 करोड़ कंपेयर टू 44,000 करोड़ इन जुलाई 2019, अ ड्रॉप ऑफ 47%. और जुलाई के मंथ में ही सडन ड्रॉप देखने को मिल गया कैपिटल एक्सपेंडिचर में, 47% का ड्रॉप देखने को मिला. तो यानी फर्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल से जून तक का था वहाँ तो हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है, 40% हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है. लेकिन जैसे ही जुलाई आया, जुलाई के मंथ में यही ड्रॉप करके 47 आ गया. तो व्हाट एक्सप्लेन द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स कैपेक्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 एंड 20 एंड 2020 and 21, and what explain the narrowing of the gap between June and July. तो सडनली जून तक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, बट जुलाई में ऐसा क्या हो गया कि जो 47% तक डिक्रीज कर गया. तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है कि डेटा की एनालिसिस करी जाए. अगर आप एक फर्स्ट ग्लांस में डेटा को देखें तो ये बहुत अच्छा डेटा लग रहा है देखने में कि 40% ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी. बट लेकिन अगर डेटा का सेग्रीगेशन और डेटा का डिस्पर्शन देखा जाए तो हम इजीली देख सकते हैं कि जुलाई के ही मंथ्स में 47.1% का डिक्रीज देखा गया है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो डेटा में ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्वार्टर वन में ये पॉजिटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर दिख रहा है. तो उसका सीधा सा रीज़न जो है एज पर द एक्सपर्ट जो 2019 के जनरल इलेक्शन थे उसमें, और it is well known that in that election year while the incumbent finance minister presents an interim budget for the full year and the parliament passes a vote on account of quarter वन ओनली. तो पिछले साल 2019 में इंटरिम बजट आया था. क्यों? क्योंकि उस समय इलेक्शन होने वाले थे, तो इंटरिम गवर्नमेंट थी. उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इंटरिम बजट प्रस्तुत किया था जिसको पूरी पार्लियामेंट ने क्वार्टर वन के एक्सपेंडिचर के लिए फाइनलाइज किया था. केवल क्वार्टर वन के लिए वोटिंग हुई थी. क्यों? क्योंकि जब फाइनल गवर्नमेंट आती, जब इलेक्शन के बाद जब फुल फ्लैश गवर्नमेंट आती तो उसके बाद एक फुल फ्लैश बजट प्रेजेंट किया जाना था. तो क्वार्टर वन में जो एक्सपेंडिचर प्लान किया गया था एज पर द एंट्रिम बजट दैट वाज क्वाइट लो. तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में क्वार्टर वन में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो बहुत लो था क्योंकि वो इंटरिम बजट के अकॉर्डिंग था. और इसके बाद जब गवर्नमेंट फुल फ्लेज आई, बीजेपी की गवर्नमेंट, तो उसने फुल बजट प्रेजेंट किया था इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. तो क्वार्टर वन में पिछले साल ऑलरेडी बहुत कम कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया गया था और बहुत कम जो जरूरी एक्सपेंडिचर था वही हुआ था, जिसकी वजह से इस फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर वन में एक्सपेंडिचर हुआ है वो ज़्यादा दिख रहा है. एंड दैट इज़ व्हाई दिस 40% इंक्रीज इज विजिबल. अगर हम कुछ कंपैरिजन करें तो एविएशन मिनिस्ट्री हो गई, रेल मिनिस्ट्री हो गई, इन सारी मिनिस्ट्रीज़ ने अप्रॉक्सीमेटली क्वार्टर वन 2019 और 20 के क्वार्टर वन में 0 या 1% का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था. वहीं इस फाइनेंशियल ईयर में इन कंपनीज ने 20-30% का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ है ये 40% ज़्यादा दिख रही है. तो हम ये कह सकते हैं इसमें बेस पहले से ही कम है. 2019 का जो बेस है वो कम है क्योंकि उस समय इंटरिम बजट की वजह से कम एक्सपेंडिचर किया गया था. इसीलिए क्वार्टर वन में इस बार इस फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर वन में ये ग्रोथ ज़्यादा दिख रही. बट एक्चुअल जो है वो डेटा वो ये कह रहा है कि जुलाई में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है वो पिछले साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर से 47.14% कम है.
और वाई वी आर सो कंसर्न अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी में कम होता है दैट इंडिकेट द लॉन्ग टर्म रिसेशनरी कंडीशन और अपकमिंग लॉन्ग टर्म रिसेशनरी कंडीशन फॉर द कंट्री। और जैसा कि एक्सपर्ट इंडिकेट भी कर रहा है दैट इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स द स्टैगफ्लेशन। तो अगर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही एप्रोप्रिएट एप्ट मेजर नहीं ले पाए तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में जा सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी, देन द प्रोड्यूसर विल नॉट गेट एनी इंसेंटिव फॉर देयर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर इनकम जनरेशन फॉल करेगा या अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, फिर डिमांड कम होगी, इस तरह से इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में चली जाएगी। इसीलिए एक्सपर्ट आर वेरी कॉशियस अबाउट द अपकमिंग कंडीशन, ऑल्दो जो कुछ डेटा या अगर हम बोले कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर शोइंग द पॉजिटिव ट्रेंड, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जीएसटी कलेक्शन ने कुछ पिकअप करना शुरू किया, बट दैट इज नॉट वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री। तो आगे आने वाले टाइम में इस साल का जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो गवर्नमेंट किस तरीके से करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये आगे फ्यूचर में देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 8। अ ईयर ऑन सेंटर्स ई रिटेल प्लान रिमेन्स अ नॉन स्टार्टर। It's been approximately 1 year after Center has announced the government proposals to create an online e-marketplace similar to Amazon। 1 साल हो गया अप्रॉक्सीमेटली जब गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी थी कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू एंटर और फॉरे इनटू द प्राइवेट सेक्टर एंड गोइंग टू लॉन्च इट्स ई-मार्केट प्लेस सिमिलर टू Amazon। तो अगस्त 2019 में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस पोर्टल को नाम दिया था भारत क्राफ्ट, जिसको पीएमओ से गो अहेड परमिशन या हरी झंडी दिखा दी गई थी। लेकिन इट्स अगस्त 2019 से लेकर के सितंबर 2020 आ गया है, बट जो अनाउंसमेंट हुई थी भारत क्राफ्ट को लेकर के वो अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई हैं एंड स्टिल दिस इज़ ओनली अनाउंसमेंट। और जो उसके पीछे फैक्टर बोले जा रहे हैं कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से भारत क्राफ्ट का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, वो बेसिकली लैक ऑफ बिजनेस प्लान। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट तो कर दी थी बट गवर्नमेंट के पास कोई बहुत सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट बिजनेस प्लान नहीं था जिसके तहत भारत क्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अनअवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी पार्टनर, बहुत सारे टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए होते हैं जब आप ई मार्केट प्लेस लॉन्च करते हैं, तो टेक्नोलॉजी पार्टनर अवेलेबल नहीं थे। शॉर्टेज ऑफ फंड बिकॉज ऑफ द कोविड-19, गवर्नमेंट का जो ओरिएंटेशन था वो अलग हो गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ जिसकी वजह से फंड अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ये सारे बेसिक फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भारत क्राफ्ट पोर्टल भारत क्राफ्ट जो था उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। एंड दिस वाज द फर्स्ट अनाउंसमेंट, जिसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट और द फर्स्ट ऑफिशियल फोरे ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू प्राइवेट सेक्टर। पहला ऐसा अनाउंसमेंट था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर में एंटर करने जा रही थी, इन्वर्जन करने जा रही थी बाई भारत क्राफ्ट। और ये अमेजोन के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर सामने आता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जब एंटर करती है तो गवर्नमेंट के पास फंड की कमी नहीं होती, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती और एक्सेसिबिलिटी की कमी नहीं होती। तो अगर ये भारत क्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता अभी तक, तो कोविड-19 की सिचुएशन में ये भारत क्राफ्ट का प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल प्रूफ होता और अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनीज हैं जहाँ पर यूएस का डोमिनेंस है वहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है और इंडिया के जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो अप्रॉक्सीमेटली जो डिसीजन लिया गया था वो डिसीजन ये लिया गया था कि भारत क्राफ्ट जैसा एक ई पोर्टल लॉन्च होगा जिसमें 10 ट्रिलियन वर्थ का रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ईयर जनरेट करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years। तो 2 से 3 साल तक को कैश
आउटफ्लो करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बट अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता टाइम पे, तो कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी हमारी ई मार्केट प्लेस कंपनी है या जो ई पोर्टल्स हैं, इनको इसमें कोविड-19 की वजह से, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की वजह से बहुत सारे कंज्यूमर ई मार्केट प्लेस में शिफ्ट करके, जिन्होंने पहले कभी भी ई शॉपिंग नहीं करी थी, ई कॉमर्स यूज़ नहीं किया था, कोविड-19 की वजह से अब वो कस्टमर भी, वो कंज्यूमर भी ई मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत क्राफ्ट को लॉन्च कर दिया होता तो दिस सिचुएशन कुड बी मोर बेनिफिशियल और मोर सपोर्टिव फॉर द इनिशियल वेंचरिंग ऑफ भारत क्राफ्ट, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन वर्थ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होता। हालांकि एक्सपर्ट भी इस पर बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। एक्सपर्ट ये कहना है कि गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेशन किया है। 10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बेसिक फोकस था भारत क्राफ्ट को लेकर के, वो ट्राइबल, रूरल, स्मॉल बिजनेस जो एंटरप्राइजेस थे उनको, उनके प्रोडक्ट को शोकेस करना था, उनके प्रोडक्ट को मार्केट प्रोवाइड करना था, ना कि प्रॉफिट अर्निंग। और मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर हैं, जो बायर होते हैं, वो ट्राइबल, रूरल और स्मॉल स्केल बिजनेसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। ऑन द अदर हैंड, कंज्यूमर जब ऑनलाइन परचेज पे जाता है तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स द ब्रांड एंड बार्गेन हंटिंग रादर देन गोइंग और शोइंग अट्रैक्शन टूवर्ड्स ट्राइबल, रूरल और स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने ओवर एस्टिमेशन किया था, गवर्नमेंट ओवर इंथुजियास्टिक थी इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इतना रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता। हालांकि ये सारी बातें तो अजम्पशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं। एक्चुअल में क्या होता क्या नहीं होता, ये सिचुएशन तब अराइज होती जब गवर्नमेंट ने भारत क्राफ्ट का पोर्टल लॉन्च कर दिया होता। एंड दीज आर द हेडलाइंस, और इसे बोल सकते हैं important hurdles that actually government is facing while launching into e-commerce. MSME Ministry portal earlier announced as rival to Amazon. Low consumer interest has forced the government to reduce the estimate of sale on portal. ऑलरेडी कॉमर्स मिनिस्ट्री का जेम पोर्टल चल रहा है जो कंज्यूमर्स के लिए भी ओपन है, और इसी तरह बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस, अदर ई पोर्टल्स भी अवेलेबल है, जैसे कि SBI टू नाउ ऑपरेट द सेपरेट पोर्टल फोकस ऑन MSME कस्टमर्स फॉर देयर ओन ऐप। तो इस तरह के कई सारे कॉन्ट्राडिक्टरी छोटी छोटी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके खुद के पोर्टल्स चल रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी हो, चाहे वो ट्राइबल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हो। तो उन सबको कैसे गवर्नमेंट टैकल करती, फंड कैसे अश्योर करती, टेक्नोलॉजी पार्टनर कहाँ से लाएगी, ऑल दीज आर द हर्डल्स दैट गवर्नमेंट एक्चुअली नीड टू लॉक्ड इन बिफोर गोइंग और बिफोर एंटरिंग इनटू ई कॉमर्स फोर्टे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 8। फुल कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेज गवर्नमेंट अहेड ऑफ September 10 मीट। सो थर्सडे को जो GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग के पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सोर्सेज उन्होंने रीट्रेट किया है दैट द इंटायर शॉर्टफॉल ऑफ द कॉम्पनसेशन टू स्टेट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन और कोविड-19 पैंडेमिक विल बी कॉम्पनसेटेड। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंश्योर किया है स्टेट्स को कि उनका जितना भी कॉम्पनसेशन है वो चाहे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से या GST इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो भी उनको कॉम्पनसेशन लॉस हुआ है वो उनको कॉम्पनसेट जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। अगर आपको पता है GST क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है बेसिकली, जिस पे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शिफ्ट किया है। तो कई सारे जो स्टेट्स के राइट्स है टैक्स कलेक्शन के वो GST में सब्ज्यूम हो गए थे, और इसी GST में गवर्नमेंट ने आगे आने वाले 3 सालों तक स्टेट को कॉम्पनसेट करने की बात कही थी। उसका प्रोविज़न है कि अगर स्टेट्स को GST की वजह से टैक्स रिवेन्यू में कोई लॉस होता है तो उस लॉस को सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी और कॉम्पनसेट करेगी। ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न GST में रखा गया था जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो तैयार हो गई थी GST के लिए। अदरवाइज़ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो थी वेस्ट बंगाल जैसी वो तैयार नहीं थे GST में शिफ्ट करने के लिए। उनका ये कहना था कि जो स्टेट का रिवेन्यू है वो डिक्रीज़ करेगा अगर स्टेट्स अपना राइट टैक्स कलेक्शन का सेंटर को दे देते हैं अंडर GST। तो गवर्नमेंट ने इसी बात पर, इसी प्रोविज़न पर वो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को तैयार किया था कि जो भी लॉस होगा आगे आने वाले 3 सालों तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉस
लॉस को कॉम्पनसेट करेगी टू स्टेट गवर्नमेंट। और कई टाइम से स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कॉम्पनसेशन है वो ड्यू है बिकॉज ऑफ सर्टेन हर्डल्स, बिकॉज ऑफ द लेस GST कलेक्शन, बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो अब सेंटर ने अश्योरेंस दिया है कि जो इस बार GST काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें स्टेट्स के जितने भी कॉम्पनसेशन ड्यू हैं, इट मे बी बिकॉज ऑफ GST इम्प्लीमेंटेशन और इट मे बी बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, वो सारा कॉम्पनसेशन स्टेट्स को दे दिया जाएगा, स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा। द काउंसिल मीटिंग विल टेक अ कॉल ऑन बोरोइंग ऑप्शंस, और जिसके लिए ऐसा बहुत टाइम से अज्यूम किया जा रहा है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, that the GST Council can go for borrowing in order to meet out all the compensation gaps of the state। तो GST Council borrowings पर जा सकती है, और ये बहुत पहले से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि GST Council बोरोइंग के लिए जाएगी इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स के पास भी रेवेन्यू फॉल कर रहा है, उन्होंने अपने सारे जो टैक्स कलेक्शन के राइट्स से वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए। तो और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रेवेन्यू कलेक्शन फॉल किया है। तो ऑलरेडी जब एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है स्टेट्स का, वो डेफिसिट में चल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट में चल रहे हैं, और उस केस में भी अगर जो सेंटर है उनको उनके GST कलेक्शन का कॉम्पनसेशन नहीं देती तो दैट सिचुएशन में बी वेरी पैथेटिक। तो अगर गवर्नमेंट GST काउंसिल कोई एक्स्ट्रा सेस लगाती है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ स्टेट्स या बोरोइंग पर जाती है, ये आगे फ्यूचर के डिसीजन होंगे जो सितंबर 10 को जो GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है उसमें डिसाइड किया जाएगा। हाउएवर मिनिस्ट्री सोर्सेज ऑल्सो रूल्ड आउट द borrowing by the center as suggested by some state, with some saying that under GST law the compensation cess is a tax owned by the state under article 292 of the constitution। तो सेस लगाने में भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल हर्डल्स हैं। बोरोइंग्स के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से जाएगी, कुछ जो सोर्सेज है दे आर सेइंग दैट सेंटर विल नॉट गो फॉर बोरोइंग, क्योंकि एक्सेस बोरोइंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो सेस के बेस पर अगर कॉम्पनसेशन की बात आए तो अगर सेस की बात करें, जो कि GST में एक प्रोविजन होता है कि सेस लगा गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करती है, तो इन GST एक आर्टिकल है GST लॉ में, आर्टिकल 292 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 292 के तहत जो GST के तहत जो भी सेस लगेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेस लगाएगी, वो सेस का जो कलेक्शन है दैट इज़ एक्चुअली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अगर आप सेस लगा करके टैक्स कलेक्ट करके फिर स्टेट्स को कॉम्पनसेट करेंगे तो यू कैन नॉट गो दैट। द सेंटर कैन नॉट बोरो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन टैक्सेस एंड रिसोर्सेज विच इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, even though it cannot borrow in the security of tax which it does not own। तो सेस तो स्टेट्स के होते हैं, तो सेस के बेसिस पर कैसे आप बोरो कर सकते हैं, सोर्सेस का ये कहना है। इवन सेंटर कैन बोरो, हाँ सेंटर केवल अपने ही जिसके खुद के ओन टैक्सेस हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, ऐसे टैक्सेस जिनका कलेक्शन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, केवल उन्हीं की सिक्योरिटी पर सेंटर जो है वो बोरो कर सकता है। ऐसा कोई कॉम्पनसेशन सेस जो एज पर द आर्टिकल 292 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट से बिलोंग करता है, तो वो ऑलरेडी स्टेट्स का रिवेन्यू है। आप उस रिवेन्यू के बेसिस पर कैसे बोरो कर सकते हैं, कुछ स्टेट्स का कुछ ऑफिशियल्स का ये भी कहना है। तो इट इज़ अ क्वाइट बम्पी रोड दैट एक्चुअली सेंटर इज प्लानिंग टू गो फॉर। तो कैसे इस टैक्स कलेक्शन या कॉम्पनसेशन को सेंटर गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क स्टिल इन फ्रंट ऑफ सेंटर। की बोरो करेगी तो सेस के बेसिस पर सेस की सिक्योरिटी पर बोरो नहीं कर सकती, क्योंकि सेस बिलोंग्स टू state as per the article 292 of the Indian Constitution। Center can only borrow on the security of its own taxes and resources जिसका revenue consolidated fund of India में जाता है। तो experts are saying that center can explore the borrowing options in order to fulfill the compensation gaps of the states। अब देख लेते हैं some other news clips। Voda Idea bets on power of VI। तो in a rebranding exercise the Vodafone Idea on Monday rolled out its unified identity that is VI, that pronounced as V। तो फिलहाल के लिए Vodafone Idea ने
अपने ब्रांड इमेज को चेंज करने के लिए वोडाफोन आइडिया से VI में मूव कर दिया, एंड दैट इज प्रोनाउंस एज वी, एंड इज अ साइन दैट द टू पार्टनर विल स्टे टुगेदर इन द स्टॉर्मी टेलीकॉम मार्केट। मतलब वोडाफोन आइडिया जो है वो इस पैंडमिक की सिचुएशन में भी, स्टॉर्मी टेलीकॉम मार्केट में भी साथ ही साथ मिलकर के चलेंगे। देयर विल बी नो सेग्रीगेशन, नो एंड ऑफ जॉइंट वेंचर। The final lap in the integration process between Vodafone and Idea started 2 years ago, implies the separate brands will now cease to exist. तो AGR के वर्डिक्ट के बाद वोडाफोन आइडिया को रे ऑफ होप दिखी है, जिसमें वोडाफोन आइडिया ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करी है। 25,000 करोड़ का फंड रेज करने की बात हो रही है। हालांकि उस फंडिंग रेज करने की प्रोसेस से जो यूके की पेरेंट कंपनी है PLC, वोडाफोन PLC, वो कम्प्लीटली आउट है। केवल इंडिया की जो सब कंपनी है आइडिया, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग फॉर रेजिंग द फंड, तो इसीलिए अब रीपैकेजिंग करने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग दैट ब्रांड इमेजिनरी नॉट रियल डिफरेंशिएटर एनी मोर। तो एक्सपर्ट, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है इट इज़ ओनली द इमेजिनरी चेंज, बट एक्चुअली VI की सर्विसेज में या वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज में कोई चेंज नहीं आया है। तो वोडाफोन आइडिया का ये मूव किस तरीके से आगे मार्केट में इम्पैक्ट डालता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वोडाफोन आइडिया में, या कंपनी की सिचुएशन सेम ही रहती है, ये अभी क्लियर नहीं है। हालांकि कंपनी के जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिशियल्स, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कंपनी को रिवाइव करने की। किस तरीके से कंपनी रिवाइव होगी, आगे देखने वाली बात है। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। सैलरीड क्लास पोर्ड इनफॉर्मल वर्कर्स पेयर पेंशन मनी। So, well-heeled Indian, mainly government employee, contributed significantly more towards old age security in the months battered by pandemic, but the informal sector workers put in contribution smaller than the previous year, as the data released by Pension Fund Regulatory Authority PFRDA। तो PFRDA ने रिसेंटली एक डेटा रिलीज किया है, एंड एज पर दैट डेटा इस पैंडमिक की सिचुएशन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन ओल्ड एज सिक्योरिटीज़ की तरफ, पेंशन फंड्स की तरफ सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली ड्रॉप किया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। और जैसा कि हम देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेट्स, इंडिविजुअल एंड PY और PAY, इन सब के कंट्रीब्यूशन के कंपैरिजन हम देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21 के Q1, या आप भी कह सकते हैं अप्रैल से जुलाई के मंथ्स के बीच में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। वहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन पिछले साल के कंपैरिजन में कम रहा है, एंड दैट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द प्रिवेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और ले ऑफ ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी। The average contribution of government employee rose approximately 12 to 30%, while that former subscriber working in the private sector grew 25% in April-July this year। और अगर हम गवर्नमेंट की जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, उसकी बात करें, जो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है स्पेशली फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, तो उसमें जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है वो भी 33% से डिक्लाइन किया है। However, across all the categories of subscriber, there was a 23% jump in the sum of contribution in the first 4 months of the financial year, against the fall of 43% in the incremental subscriber addition। और ये डेटा ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ अ हाई इनइक्वालिटी इन कंट्रीब्यूशन, स्पेशली फॉर लोवेस्ट अर्निंग पीपल इन द कंट्री एंड द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स, जो कि इस पैंडेमिक की वजह से हार्डेस्ट हिट हुए हैं इन कंपैरिजन टू सैलरीड क्लास। सैलरीड क्लास है उस पर इस पैंडेमिक का इम्पैक्ट कम मिला है। सैलरीड क्लास कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरीड क्लास। और जो इनफॉर्मल सेक्टर की वर्कफोर्स है, जो लोवेस्ट अर्निंग पीपल हैं, उन कईयों की जॉब चली गई है। अगर जॉब नहीं गई तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया है। सैलरी कट की वजह से भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो जो गवर्नमेंट और स्टेट के जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उन पर आप ये कह सकते हैं कोविड-19 का इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। वेयर एज लोवेस्ट अर्निंग पीपल और द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैज़ बीन हार्डली हिट बाय दिस पैंडेमिक, एंड इट्स क्लियर इंडिकेट द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द COVID-19
impact. आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज, RIL टैप फेसबुक KKR फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिटेल बिजनेस। तो रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट के बाद नाउ रिलायंस इज एक्चुअली टैपिंग द फेसबुक KKR and other US-based investors just like Silver Lake to partner into Reliance retail business. And Silver Lake partner reportedly eyeing stake worth $1 billion in Reliance retail. तो Reliance अब अपने जियो के बाद में अब अपनी SBO जो उसकी रिटेल सेक्टर में उसमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, और जिसके लिए उसके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं इन जियो, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सिल्वर लेक जो पार्टनर है वो अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकता है रिलायंस रिटेल में। And the last news of the day is Deepak Kochhar arrested in money laundering case. The enforcement director on Monday arrested the Deepak Kochhar, the husband of ICICI Bank's former managing director and chief executive officer Chandra Kochhar in connection with ICICI Bank वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो अब चंद्रा कोचर के हस्बैंड को भी ईडी ने अरेस्ट कर दिया है फॉर द एलिज्ड मिस एप्रोप्रिएशन एंड सिफनिंग ऑफ द फंड ऑफ ICICI बैंक। आज की न्यूज ऑफ द डे, 26 सेक्टर आइडेंटिफाइड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। वोकैबुलरी ऑफ द डे, 4A। 4A मीन्स धावा, रेड, सॉर्टी, असॉल्ट, स्टॉर्म, इन्वेजन, all these are the synonyms of 4A. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.